तो यहाँ डिजिटल युग क्यों जोड़ा, विशेषकर ये जो प्रकाशन नैतिकता संबंधी जो सवाल आ रहा है, विशेषकर उच्च शिक्षा का जो है हमारे यहाँ काफी समय मतलब हजारों वर्षों से उच्च शिक्षा का प्रसार प्रसार भारत में होता रहा। और आपको पता है भारत में उच्च शिक्षा के नियंत्रक एक जो अभिकरण है, जिसको आप कहेंगे यूजीसी। और यूजीसी ने 2018 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें अनुसंधान एवं प्रकाशन नैतिकता पर महत्व दिया गया और उससे संबंधित नियम भी स्पष्ट किए गए। और उसी के तहत जो है, जो भी अनुसंधान कार्य करते हैं विश्वविद्यालयों में, उनके लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया गया है। हाँ, ये अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाने के बाद भी इसको अलग से इससे पढ़ाया नहीं जा रहा है। हाँ, यदि पढ़ाया जाता है तो कहीं एक कार्यशाला के रूप में 2-3 दिन करके पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ पे पूरा माध्यम अंग्रेजी है। तो चिंता भारतीय भाषा माध्यमों से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की रही है। तो पूरा अंग्रेजी माध्यम से ही पाठ्यक्रम जारी किया है। ये दुर्भाग्य है कि यूजीसी की वेबसाइट में पाठ्यक्रम का हिंदी मतलब संस्करण भी नहीं है, केवल अंग्रेजी में रह गया। तो इससे कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। और दूसरा, जैसे ये व्यवहार शास्त्र है, मतलब जैसे अभी दीपा जी ने कहा, स्पष्ट है कि केवल सिद्धांत नहीं, व्यवहार शास्त्र है। मतलब हम लोग अनुसंधान कार्यों में अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में नैतिकता को अपनाएं, तो उसी को लेकर ये है। और जैसे मैंने कहा, 1 घंटे भर में हम लोग इसकी पूरी चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद जो भी आपके जिज्ञासाएं हैं तो उस पर भी हम जाएंगे। थोड़ा सा गति के साथ ही मैं जाऊंगा। सबसे पहले मेरी ये प्रस्तुति अंग्रेजी में मैं आमतौर पर प्रस्तुत करता था, आज थोड़ा सा समय मिला तो मैंने हिंदी में अपनी प्रस्तुति बना दी है। तो जैसे यहाँ एक आपके सामने चित्र है, और आमतौर पे आप इस चित्र में जो है छोटा बच्चा भी बता देता है, लेकिन इस चित्र की विशेषता जो है वो नीचे दिया गया। मतलब यूट्यूब से ये चित्र मैंने लिया है, और यूट्यूब में इसका नाम भी दे दिया, ट्रांसपेरेंट फिश पेंटेड ग्लास टेट्रा दिया है। तो यहाँ पे इस चित्र में आपको इस मछली की मतलब उसके शरीर के अंदर जो उसकी हड्डियां हैं ये भी दिख रही है। मतलब इतना पारदर्शी है कि उसके अंदर कुछ भी छिपा नहीं है। तो ये जो पारदर्शिता है एक पक्ष, और दूसरा जैसे मैंने यहाँ पे संदर्भित किया है, यूट्यूब से मैंने लिया है, ये दोनों महत्वपूर्ण है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय में। मतलब मैंने जिस संदर्भ से, ये मेरा बनाया हुआ अपना नहीं है चित्र, तो मैं नहीं कह सकता कि ये मेरा चित्र है। मेरी प्रस्तुति जरूर है, लेकिन ये चित्र मेरा अपना नहीं है। जिस स्रोत से मैंने लिया उस स्रोत का संदर्भ यहाँ आपको दे दिया है। और दूसरा जो है, तो जैसे इस चित्र का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है कि आप प्रकाशन के कार्यों में, अनुसंधान के कार्यों में जो है पारदर्शी रहें। मतलब आपके तमाम प्रकाशन से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित जो भी प्रयास है उसमें आप पारदर्शी रहें। इस चित्र के माध्यम से उस पारदर्शिता की ओर आपको आकर्षित करने का उद्देश्य था। इसी दृष्टि से सबसे पहले इस चित्र से मैंने अपनी बात शुरू की है। अब दूसरा जो है, यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा और जोड़ दिया। यहाँ पे अनुसंधान प्रकाशन नैतिकता तो विषय है, लेकिन मैंने एक और शब्द यहाँ जोड़ा, विज्ञान। क्योंकि पिछले दिनों में, मतलब मान लीजिए पिछले 15 साल पहले से एक चर्चा शुरू हुई थी। यूजीसी के ही जो अध्यक्ष थे वो भी कई पत्रिकाओं में लिखते थे उस समय, मतलब लगभग 2011-12 की बात है, मुझे याद है, आप भी गूगल कर सकते, पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञानों में और मानविकी में अनुसंधान को रोक देना चाहिए। मतलब अनुसंधान जो विश्वविद्यालय में करवाया जा रहा है उसको रोक देना चाहिए। ऐसा क्यों उन्होंने विचार दिया? मतलब एक सबसे बड़े मतलब अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं, उनका विचार ऐसा क्यों था? और दूसरा, आपको पता है साइंस
एंड साइंस से इतर विषय, जिसको नॉन साइंस भी कहें, कुछ भी कहें आप, ठीक है। तो गैर विज्ञान विभाग जो भी है, उनका महत्व उतना नहीं दिया जा रहा था जितना महत्व विज्ञान को दिया जा रहा था। और दूसरा क्या है, उनमें जो अनैतिकता फैली, मतलब दूसरे अनुसंधानों में, और अनैतिकता फैलना नहीं, उनका मतलब समाज उपयोगिता कम दिखने लगी। तभी तो ऐसे विचार सामने आया था कि हमें रोकना चाहिए। और उसके बाद मतलब लगभग 5 साल के बाद यूजीसी ने 2018 में तो एथिक्स को लेकर जो अधिसूचना जारी की है वो भी मायना रखता है। तो यहाँ पे विज्ञान को जोड़ने का आशय ये है कि हम अनुसंधान करते हैं, वो विज्ञान शास्त्र का विषय हो या सामाजिक विज्ञानों का हो या मानविकी संबंधी हो या किसी और अन्य विषय क्षेत्रों से संबंधित क्यों ना हो, उसमें नैतिकता जरूरी है। तो यहाँ विज्ञान शब्द को जानबूझकर लिया। तो आमतौर पर जब हम अनुसंधान संबंधी विज्ञान की बात करते हैं, यहाँ विज्ञान फिर उस अर्थ में ना लीजिए, अनुसंधान शास्त्र मान लीजिए एक मिनट के लिए। अनुसंधान यदि शास्त्र है तो उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति को ही हम अपनाते हैं। तो कोई भी विज्ञान कहते हैं, विज्ञान में नैतिकता जरूरी है, अनैतिक विज्ञान को और अनैतिक विज्ञान से जो है समाज के लिए नुकसानी है। तो वैसे अनैतिकता यदि अनुसंधान में है, उससे भी निश्चित रूप से समाज के लिए नुकसानी है। इसी दृष्टि से इस विषय को महत्व देते हुए तमाम अनुसंधान करने वाले जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में जुड़ते हैं, उनके लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया गया है। दुर्भाग्य से इस पाठ्यक्रम को जो जो माध्यमों में वे अपना कार्य करते हैं, उन माध्यमों में कार्य करने के लिए तो उन्हीं माध्यमों में शिक्षण होना चाहिए था, मगर ये अवसर नहीं दिया गया। केवल ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम से ही ये अध्यापन हो रहा है। तो इसीलिए तो मैंने इस कार्यशाला को हिंदी माध्यम से परिवर्तित किया है। तो विज्ञान और अनुसंधान में नैतिकता जो है केवल मतलब हमारे आचार संहिता नहीं है ये, हमारी सारी गतिविधियों में, हमारे आचरण नियमों में और सभी दृष्टियों से, मतलब हम अनुसंधान से संबंधित संकल्पना से लेकर अनुसंधान कार्य और उनसे संबंधित संचालन, विश्लेषण, प्रकाशन, प्रसार, सभी में नैतिकता का पालन करना ही इसका मूल उद्देश्य है। और विज्ञान और अनुसंधान में नैतिकता को लेकर अभी जो हमने बात की है, तो वो किस दृष्टि से, एक तो हमारे कार्यों के प्रति समाज की, दुनिया की विश्वसनीयता होनी चाहिए और उसमें वैधता होनी चाहिए, वो पारदर्शी हो, जो सबसे पहले मैं जिस शब्द का प्रयोग किया वो पारदर्शिता है, और समाज उपयोगी हो। तो ये मुख्य बिंदु है। मतलब समाज उपयोगी तभी माना जाएगा तब हमने नैतिकता के नियमों का पालन करते हुए अनुसंधान किया है, अन्यथा वो समाज उपयोगी नहीं मानते और उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अनैतिक कार्य किया है। और वो वैध भी नहीं माना जाएगा, शासन की दृष्टि से वो अवैध माना जाएगा। तो इसलिए ये चार जो बिंदु है, मतलब नैतिक अनुसंधान के लिए जरूरी अभिलक्षणों में, एक तो विश्वसनीयता, वैधता, पारदर्शिता, और निश्चित रूप से जब हम अनुसंधान कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं लोकोपयोग महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कुछ मूल सिद्धांतों के रूप में कुछ बिंदुओं को हम लेंगे जिस पर मतलब अक्सर नैतिक विज्ञान के जो भी विद्वान हैं, वो जिन बिंदुओं की बात करते हैं, क्या वे बिंदु हमारे इस अनुसंधान कार्य में लागू होते हैं, और अनुसंधान की नैतिकता को लेकर जो चर्चा हम कर रहे हैं, क्या वे बिंदु यहाँ भी हमारे लिए लागू होते हैं। तो वो समझने के लिए सबसे पहले वो कौन से मूलभूत सिद्धांत है जो नैतिक विज्ञान से संबंधित जो विद्वान बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बिंदु है सत्यनिष्ठा, जिसको अंग्रेजी में ऑनेस्टी भी कहते हैं, और दूसरा निष्पक्षता, अखंडता, सावधानी, पारदर्शिता और खुलापन, बौद्धिक संपदा का सम्मान, गोपनीयता, उत्तरदायी प्रकाशन और सहयोगियों के प्रति सम्मान, मतलब हमारे साथ जो सहयोगी होते हैं अनुसंधान कार्यों में उनके प्रति सम्मान, और सामाजिक
उत्तरदायित्व। तो ये सारे कुछ मूल सिद्धांतों के रूप में नैतिक दृष्टि से अनुसंधान कार्यों में मानते हैं। तो इनको थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सत्यनिष्ठा? मतलब हम अनुसंधान के कार्य वो आप मानविकी से संबंधित हो, सामाजिक विज्ञानों से संबंधित हो, अन्य प्रबंधन या विज्ञान से संबंधित हो, प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, तो उसमें निश्चित रूप से जिन विधियों का पालन करते हैं, जिस प्रकार के डाटा का आप संग्रह करते हैं, जिन निष्कर्षों पर आप पहुंचते हैं, तो उन सब में आपकी सत्यनिष्ठा की जरूरत है। पूर्णतः सत्य होना चाहिए, मतलब बिल्कुल उसमें कहीं पे भी गड़ंत बातें नहीं होना चाहिए, जिसको मतलब आपके इस विषय से संबंधित पाठ्यक्रम में FFP के नाम से आपको अक्सर सुनने को मिलता है। तो F का मतलब फैब्रिकेशन, दूसरा F का मतलब फॉल्सिफिकेशन, P का मतलब प्लेजरिज्म। तो यहाँ फैब्रिकेशन का मतलब जो है, कई सारे मतलब सत्य को जोड़कर मनगढ़ंत या और कहीं से आप लेकर बातें गढ़ना जो होता है, उसको फैब्रिकेशन कहा जाता है। और तोड़ मरोड़ कर जो भी प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जो सत्य है उस सत्य को आप कहीं छिपाते हुए कुछ और बातें सामने लाते हैं, वो फॉल्सिफिकेशन है। इससे क्या नुकसान है? इससे कई सारे नुकसान है, वो हम जानते हैं। और उस नुकसान को लेकर चर्चा करते जाएं तो हम अनुसंधान की नैतिकता संबंधी मूलभूत सिद्धांतों की जो चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए बस मैं इनको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्यनिष्ठा के अंतर्गत हमें फैब्रिकेशन या फाल्सिफिकेशन या प्लेजरिज्म हमारी नहीं होना चाहिए। तो ये स्पष्ट है। और दूसरा, निष्पक्षता, मतलब हम निष्पक्ष होकर अनुसंधान करें, किसी के पक्ष में जाए। तो मान लीजिए आप विशेषकर कोई व्यापार संबंधी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, किसी उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर आप जांच करते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। तो उसमें उत्पादक जो भी है, उत्पादकता जिस उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर आप काम कर रहे हैं, तो उस उत्पाद का प्रयोग समाज करेगा, तो आप ना समाज के पक्ष में होंगे, ना उस उत्पाद के उत्पादक के पक्ष में होंगे। राइट। आप निष्पक्ष होके काम करेंगे, और आपका जो परिणाम है वो परिणाम समाज के लिए हितकर होगा। अब देखिए, आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए आप उत्पादक के पक्ष में हैं, तो तब क्या करेंगे आप? जो परिणाम है उसको फॉल्सिफाई करेंगे, तो गलत प्रस्तुत करेंगे। कारण क्या है? आपको जो परिणाम आया, वो परिणाम ये बता रहा है कि वो उत्पाद गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि वो गुणवत्तापूर्ण है, मतलब आपने परिणाम ऐसा निकाला कि मतलब परिणाम को इस ढंग से पेश किया कि वो गुणवत्तापूर्ण है। अब उसका प्रयोग लोग करने लगेंगे, क्योंकि एक अनुसंधाता के रूप में आपने परिणाम निकाला और निष्कर्ष दिया, आपको निष्पक्ष माना गया था, इसलिए वो मानने लगेंगे। तब जब ज्यादा प्रयोग करने लगेंगे, तब तो लोगों को पता ही चल ही जाता है कि आपका निष्कर्ष गलत था। तो यहाँ पे आप निष्पक्ष नहीं है, तभी जाकर उनको वो गलत परिणाम का परिणाम भोगना पड़ा। तो ये निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। आप व्यक्तिगत, सांस्कृतिक या संस्थागत पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर शोध का संचालन करना चाहिए। अब किसी संस्था की ओर से आप कर रहे हैं, वो संस्था किसी के प्रति पक्षधर है, तो फिर वो पक्षधरता यदि आप निभाएंगे, तो वो अनुसंधान अनैतिक है। कारण अनुसंधान नैतिकता की दृष्टि से एक सिद्धांत ये है कि आपको निष्पक्ष काम करना चाहिए। फिर तीसरा जो मूलभूत सिद्धांत है वो अखंडता है। वैज्ञानिक मानकों का लगातार हमें पालन करना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व की भावना को निभाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं अखंडता। तो इनमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा भी मतलब विचलित हो जाते हैं, मतलब मानकों का पालन नहीं करते, पारदर्शी नहीं होते, अपने उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदार नहीं मानते अपने को, तब अपने को अखंडता का पालन नहीं कर रहे माना जाएगा। और सावधानी, मतलब आप डाटा को लेकर और उसके विश्लेषण को लेकर और उसके विश्लेषण के आधार पर जो भी आप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उनमें त्रुटियों से बचना चाहिए।
और जो भी विधिगत कठोरता जो भी है तो उसको भी बनाए रखना चाहिए। तो उस प्रकार की सावधानी भी अनुसंधान नैतिकता से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों में एक मानते हैं। और पारदर्शिता और खुलापन, इस पे तो मैंने स्पष्ट किया है, पारदर्शी हमें होना चाहिए। डाटा हो, विधियां हो, उपकरण हो, जहां कहीं मतलब यहाँ तक कि जो सामग्री जहां से लेते हैं श्रेय उनको देना चाहिए। मतलब जिनका, जिनके श्रम का, जिनके बौद्धिक श्रम का वो उत्पाद है, श्रेय उनको देते हुए फिर आपने उनका प्रयोग किया तो वो स्पष्टतः बताना चाहिए। उसमें किसी प्रकार से छिपाव नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने एक चित्र का प्रयोग किया, वो चित्र अपनी प्रस्तुति के लिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो मैंने कह दिया कि ये चित्र मैंने यूट्यूब से लिया है, श्रेय यूट्यूब को मैंने दे दिया। हाँ, यूट्यूब में यदि वो उस व्यक्ति का भी उल्लेख होता जिन्होंने उसको पोस्ट किया है, तो उसका भी हमें उल्लेख करना पड़ेगा। चूंकि वो वहां स्पष्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया। हाँ, यहाँ पे क्या है, तो हमें पारदर्शिता की दृष्टि से हम मान लीजिए पुनः मैंने उसका प्रयोग किया है, तो निश्चित रूप से मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो किस स्रोत से मैंने लिया है। ये नहीं होता तो वो पारदर्शी मेरा स्वभाव नहीं है, स्पष्ट होगा। एक अनुसंधाता के रूप में ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और बौद्धिक संपदा का सम्मान, तो एक्चुअली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट माना जाता है, हमारे यहाँ भी वो राइट है। मतलब कॉपी राइट आप कहते हैं, कॉपी करने से संबंधित राइट आप किसी को दे रहे हैं तभी तो वो कॉपी कर सकता है, अन्यथा नहीं। हम पुस्तकें लेते हैं, पुस्तक में लिखा जाता है कि इस पुस्तक को तो आप डिजिटाइज नहीं करेंगे। डिजिटाइज करना है तो मूल लेखक से आपको अनुमति लेनी है। और इस पुस्तक का प्रसार नहीं करेंगे, प्रसार मतलब खरीद के प्रसार कर पाएंगे, आप कोई और रूप में प्रसारित नहीं करेंगे। ऐसे सारे नियम उसमें लिखे होते हैं। ये कारण क्या है कि इसमें आपके बौद्धिक संपदा के अधिकार को लेकर वो लेखक सचेत है, तभी तो उन्होंने उसकी घोषणा की है वहां पे। तो हमें जरूर ऐसे उनके बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, तो उनका सम्मान हमें करना चाहिए। हाँ, उसमें से कोई भी सामग्री लेते हैं, सामग्री लेने से संबंधित जो नियम है उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो कहीं कहीं लेखक ये लिख देते हैं कि इसका तो बिल्कुल आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस रूप में कहते हैं, तब तो उनसे अनुमति लेकर करना चाहिए। हाँ, अनुसंधान के लिए जब आप उनके विचार लेते हैं, वहां पे केवल विचार ले रहे हैं और उस विचार का उल्लेख करते हुए आप उसका प्रयोग करेंगे, पूर्णतः उठाकर आप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको प्लेजरिज्म संबंधी जो यूजीसी ने अधिसूचना जारी की है, उस अधिसूचना में स्पष्ट है कि आपके सिमिलैरिटी जो है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने 100 पृष्ठों का एक शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया है, तो उसका प्लेजरिज्म चेक होने के बाद 10% से ज्यादा कहीं पे भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, मतलब सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। इसका आशय क्या है कि मतलब हमें निश्चित रूप से वहां जो कुछ है उसको ऐसे कि यथावत उठाकर अपने थीसिस में या अपने रिसर्च रिलेटेड रिपोर्ट्स में उसको पेश नहीं करना चाहिए। उसके उचित संदर्भ देने चाहिए, उसका उद्धरण देना चाहिए। और हमें इस प्रकार के मतलब चोरी से बचना चाहिए जो बौद्धिक संपदा है। और गोपनीयता, ये तो जानते हैं आप, उत्तरदायित्व, प्रकाशन, मतलब अनुसंधान के कार्यों में गोपनीयता महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी डेटा आप लेते हैं वो संवेदनशील भी हो सकता है। तो आप जिनसे डाटा लेते हैं, मतलब मान लीजिए आप एक सर्वे कर रहे हैं, सर्वे मान लीजिए कोई मतलब चिकित्सा संबंधी सर्वे, मतलब चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के कार्यों के तहत आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग व्यक्तियों से आप डाटा ले रहे हैं, तो उनसे उनके सामने ये घोषणा करते हुए कि आपसे संबंधित ये जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। मतलब वहां किस व्यक्ति की क्या समस्या है वो आप नहीं बताएंगे। तो मतलब ये डाटा संवेदनशील है यहाँ, इसलिए व्यक्तिगत डाटा का यदि आप दूसरों से जब साझा करेंगे तो वो उस नियम का अनुपालन वहां नहीं हो रहा है जहां कि आपको गोपनीयता नियम का पालन होना चाहिए। तो इसलिए गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उसी प्रकार प्रकाशन में भी उत्तरदायिता हमें होनी चाहिए, कहीं पे भी दोहराव नहीं होना चाहिए, उसको फिर से अतिशय प्रकाशन भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि प्रकाशन की दृष्टि से ये बिंदु मैंने लिया, अब तक अनुसंधान की बात करते रहे। एक प्रकाशक मतलब आप स्वयं लेखक हैं, आपने अनुसंधान किया, आपने प्रकाशित किया, आप ये सोचेंगे कि ये मेरा अधिकार है, तो ये मैंने किया, फिर क्या मैं इसको प्रकाशित नहीं कर सकता। तब एक मिनट के लिए आप देखिए, जिस पत्रिका के लिए आप भेज रहे हैं, तो उस पत्रिका वालों का कोई नियम है कि आप पहली बार मतलब मौलिक, मौलिक का मतलब पहली बार, तो एक बार आपने प्रकाशित कर दिया, वो आपका अपना मौलिक है, लेकिन दोबारा आप प्रकाशित करने के लिए भेज रहे वही की वही यथावत सामग्री, उसको दोहरी कहते हैं, मतलब दोहरा प्रकाशन। तो इसमें आपको डुप्लीकेट पब्लिकेशन हो गया, फिर से पब्लिश किया, तो ये नहीं चाहते। ऐसा करना भी जो है प्लेजरिज्म माना जाता है। आप यूजीसी से संबंधित, मतलब यूजीसी ने जिन नियमों का जारी किया है उसमें आप पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म भी नॉट अलाउड। हाँ, आप मान लीजिए आपने जो पहले अनुसंधान किया उससे कुछ बिंदु लेकर फिर अनुसंधान मतलब आपके आगे के अनुसंधानों में उनके उन बिंदुओं का उल्लेख करना चाहते हैं, तब भी संदर्भ देते हुए उल्लेख करेंगे, आपका अपना ही क्यों ना हो, आपका ही नाम देते हुए आपके उन विचारों का, पूर्व विचारों का संदर्भ देते हुए आगे के विचारों को पेश करेंगे। तो अन्यथा यथावत फिर से पब्लिश किया, तो वो मान लीजिए प्रकाशक किसी दृष्टि से, प्रकाशक आपको पता है कई सारे संस्करण प्रकाशित करते हैं, उसको इस दायरे में नहीं मानते हम, वो दायरा अलग होता है। मान लीजिए पत्रिकाएं भी, मान लीजिए प्रेमचंद ने अपने जमाने में जो कहानी लिखी थी उसको उस समय प्रकाशित किया, फिर उसको आज फिर कोई प्रकाशक प्रकाशित करता है, वो डुप्लीकेट पब्लिकेशन नहीं है, वो कोई और नाम उसको दे देते हैं। हाँ, मतलब उस प्रकार की दृष्टि अलग है, आप स्वयं जानबूझकर ऐसे प्रकाशित करवाते हैं, वही समस्या है वहां पे, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। और सहयोगियों के प्रति सम्मान, मतलब हम जब कोलैबोरेटिव रिसर्च करते हैं, मतलब सहयोग आधारित दूसरे दो चार लोग मिलकर जब अनुसंधान करते हैं, तो उसमें लेखकत्व मतलब लेखन किसने किया, मतलब किसका कितना योगदान है अनुसंधान में, उसको ध्यान में रखते हुए हमें निष्पक्ष होना चाहिए। वास्तव में क्या है, अभी आपको पता है विश्वविद्यालयों में अनुसंधान करने के लिए जो शोधार्थी जाते हैं, शोधार्थी अपना श्रम लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, शोध करते हैं, और उसमें मान लीजिए आपको ये दायित्व होता है कि आप अपने अनुसंधान के जो निर्देशक है उनका नाम देना पड़ता है, देंगे। लेकिन मान लीजिए अनुसंधान में आपने सबसे पहले अपने शोध निर्देशक का नाम दिया, दूसरा नाम आपने खुद अपना नाम दे दिया, तीसरा नाम आपके साथ और काम करने वाले कोई है उनका नाम दे दिया, तो यहाँ उस समय तक कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसका श्रेय उनको मिल रहा है, वो ले लेंगे। कल मान लीजिए ये अनुसंधान जो भी कार्य किया गया है वो अनैतिक है या वो चोरी है, उसमें ये पता चलते ही तो जो भी है वहां पे एक आध कहेंगे कि ये हमारा नहीं है, उनका है, तो ये गलत है। मतलब गलत है मतलब क्या है, शुरू में ही वो स्पष्ट हो जाना चाहिए था, शुरू में ही ये स्पष्ट होना चाहिए, जब आपका नाम जा रहा है निश्चित रूप से श्रेय आप भी ले रहे हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी कल। तो इसलिए वहां लेखकत्व निर्धारण में निष्पक्षता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम जो लिखता है, जब ज्यादा नाम ऊपर लिख रहा है उसका ज्यादा ही श्रेय वो ले रहा है, तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी उतनी होनी ही चाहिए उनकी। तो वो जिम्मेदारी से बचना जब चाहते हैं वो गलत है। तो इसलिए यहाँ पे सहयोगियों के प्रति सम्मान का मतलब जिन्होंने जुड़कर आपके साथ काम किया, तो उनकी गलती बोल के उन पर छोड़ना नहीं चाहिए। तो यदि गलती है तो आपको उनके साथ जुड़ना ही नहीं चाहिए था, मतलब दो तीन लोग जो भी मिलके काम कर रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके कार्य में कहीं भी अनुसंधान संबंधी अनैतिकता नहीं है। और मान लीजिए तो एक तो हमने दूसरा पक्ष, काला पक्ष देखा, एक अच्छा पक्ष भी देखेंगे, तो उसमें कोई बड़ा पुरस्कार मिलने जा रहा है, तब क्या करेंगे, जिन्होंने काम भी नहीं किया वो श्रेय लेना चाहेंगे, तब दूसरे क्या करेंगे, नहीं नहीं ये कार्य मेरा है, तो मतलब यहाँ क्या है, लेखकत्व से संबंधित टकराव शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे टकराव अनैतिकता की वजह से ही होता है, मतलब हम स्पष्ट है, निष्पक्ष है, तो तब तो होता नहीं है। इसलिए यहाँ ये मुद्दा जो है
मतलब सहयोगियों के प्रति सम्मान अनुसंधान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके कार्य का, उनकी उपलब्धि का श्रेय उनको देना हमारी अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए। उसी दृष्टि से हम सोचें। और सामाजिक उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी शोध कार्य हम करते हैं समाज कल्याण और तो मतलब लोक कल्याण की दृष्टि से हम कार्य करते हैं। तो उसी दृष्टि से तो वैज्ञानिक प्रगति और अन्य तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे और कहीं पर भी अपने उत्तरदायित्व का विचलन हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सीधा हम जाएंगे कि ये अनैतिक व्यवहार क्या है, पहले समझे। मतलब हमें कभी पता नहीं होता ना, कि आपको पता है कि कोई अनैतिक कार्य है तो पकड़ा जाता है तो बोलेंगे मुझे पता नहीं था। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपको चलाना चाहिए था मान लीजिए पश्चिम की तरफ, कहीं ऐसा है कि दाएं तरफ चलाते हैं, कहीं यहाँ पे हम लोग बाएं तरफ चलाते हैं। आपको बाएं तरफ चलाना था, गाड़ी दाएं तरफ चले गए, कुछ कहीं कुछ टकराव हो गया, तो तब कहेंगे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे थे। आप कहेंगे कि मुझे पता नहीं था। पता नहीं था मतलब वहां पे आप जो कार्य कर रहे हैं वो अनैतिक कार्य है या गलत कार्य है, ये स्पष्ट किया गया। तो कानून के सामने आपकी मतलब अबोधता या आपकी जानकारी ना होना, ये कोई मतलब नहीं करता रखता। तो यहाँ पे जो है हमें ये समझना जरूरी है क्या है ये सारे अनैतिक कार्य, तो जिससे हमें बचना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, फैब्रिकेशन, और दूसरा फैल्सिफिकेशन, तीसरा प्लेजरिज्म। इन तीनों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है अभी तक हमने चर्चा की थी। मतलब कोई भी काल्पनिक डाटा या प्रयोग परिणाम से हमें बचना है, तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ऐसे करना ही फैब्रिकेशन कहलाता है। और दूसरा जैसे फॉल्सिफिकेशन, इसकी भी हमने चर्चा की थी कि मतलब जो डाटा हमने ली है उस डाटा को हम बदल देंगे, तो परिणाम के अनुकूल बना देंगे, वो हेर फेर करना जो है, तो उस प्रकार करना जो है वो फॉल्सिफिकेशन कहलाता है। और साहित्यिक चोरी जो है, साहित्यिक चोरी दूसरों के विचार, दूसरों के परिणाम और दूसरों का कार्य का श्रेय हम लेते हुए अपने नाम से जब करेंगे तो वो सारे चोरी। मतलब जहां जो भी सामग्री, एक शब्द भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, एक शब्द भी यदि अवधारणात्मक है और उस शब्द को उन्होंने बनाया है या ना भी बनाया हो, उस शब्द में उस उन्होंने अपनी अवधारणा को स्थापित करते हुए उन्होंने अपने अनुसंधान के दौरान उस शब्द का प्रयोग किया है, तो तब उस शब्द से संबंधित श्रेय उनको देना जरूरी है। यदि नहीं दे रहे हैं हम अपने अनुसंधान कार्य में उस शब्द को यथावत जैसे कि हमने ही गढ़ा है जैसा प्रयोग करने लगे, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ समझ गए आप, अनुसंधान में अनैतिकता, ये एक शब्द से, अवधारणात्मक शब्द यदि हमने उनकी अनुमति के बिना प्रयोग किया या उनको श्रेय दिए बिना प्रयोग किया, निश्चित रूप से उसका श्रेय हम खुद ले रहे हैं। ऐसा श्रेय लेना जो कि हम हमारा उसमें कोई योगदान नहीं रहा फिर भी ले रहे हैं, तब तो वो अनैतिक है। तो इससे बचना चाहिए। तो ऐसे अनैतिक व्यवहारों में घोस्ट एंड गिफ्ट ऑथरशिप, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग और पी हैकिंग, पी हैकिंग का मतलब होता है डाटा ड्रेजिंग या डाटा फिशिंग, और डुप्लीकेट पब्लिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एआई जनरेटेड सामग्री, इससे संबंधित हम विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन एक एक बिंदु पर 1 मिनट बात करेंगे यहाँ पे। तो गोस्ट राइटिंग मतलब खुद नहीं लिखते, किसी और से लिखवाते, तो वहां पे श्रेय उनको जाना चाहिए जिन्होंने लिखा, लेकिन नाम अपना लेते हैं। तो ये आपको पता है, स्पष्ट है, ये होना ही नहीं चाहिए, ये अनैतिक कार्य है। दूसरा सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, मतलब कोई चीज छोड़ देते हैं, कोई चीज सामने लाते हैं। मतलब यहाँ तक कि आपको पता है ना कि अखबारों में जब पहले पन्ने में सारे जो मतलब समाचार छप रहे हैं, अनैतिक समाचार, हम लोग अक्सर कहते हैं क्यों ऐसे अखबार सारे केवल अनैतिक या जो मतलब काले पक्ष को ही सामने ला रहे हैं, ये तो इसमें विकास के पक्ष को भी सामने लाना चाहिए ना, बोल के। तो वो तो अखबारों का कार्य, वो अलग कार्य है, लेकिन यहाँ पे एक अनुसंधान कार्य में हम लोग केवल उन्हीं पक्षों को सामने लाते हैं जो कि मतलब किसी को वो फायदा करते हैं, बाकी पक्ष को नहीं करते हैं। तो वहां हो गया हम मतलब निष्पक्ष नहीं है, हम पक्षधारी हो गए। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि कोई उत्पादक है, किसी का कोई उत्पाद है, मान लीजिए ये मेरा उत्पाद है, तो इस उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर आपने अनुसंधान कार्य किया है,
तो इसमें अब सेलेक्टिव रिपोर्टिंग क्या कहलाता है? सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का मतलब क्या हो गया? ये उत्पाद की गुणवत्ता सही नहीं है, मान लीजिए इसमें यहाँ जो प्लास्टिक का प्रयोग किया ये सही नहीं है, और इसके अंदर जिस स्प्रिंग का प्रयोग किया उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ये दोनों चीजें छोड़ के जब बाकी चीजों पे ही सेलेक्टिवली रिपोर्टिंग की गई, ये गुणवत्तापूर्ण है। लेकिन जब मैं दबा रहा हूँ पिन, तब ये टूट गए, तो मुझे ये चुभने लगेगा। दूसरा, निश्चित रूप से जब ये काम ढंग से करना चाहिए तो ये स्प्रिंग काम करना चाहिए, ये स्प्रिंग टूट गया, स्प्रिंग की गुणवत्ता नहीं है, तो उसको मतलब दो चीजें छिपा कर जब ये गुणवत्तापूर्ण मैंने कहा, निश्चित रूप से यहाँ सेलेक्टिव रिपोर्टिंग हो गई, मतलब पक्षधरता, व्यापारी के पक्षधर में या उत्पादक के पक्षधर में हमने बात की है, लेकिन इसके प्रयोगकर्ता के पक्षधर में, उपभोक्ता के पक्षधर में हमने बात नहीं की है। तो इसी प्रकार जो कार्य करते हैं अनुसंधान में, तो उसको हम अनैतिक कार्य ही कहते हैं। तो इसी प्रकार डुप्लीकेट पब्लिकेशन जिसकी बात हमने की थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने बात की थी, मतलब जो अनुसंधान में जिसका जितना योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। और एआई जनरेटेड सामग्री आजकल वो ज्यादा हो चुका है। 2018 में जब यूजीसी ने अपने नियमों का जारी किया था, मतलब ये प्लेजरिज्म संबंधी, उस समय अभी एआई, विशेषकर आज जिसको आप जनरेटिव एआई कह रहे हैं, तो वो अभी पैदा नहीं हुआ था उस समय। 2022 के बाद से ऐसे साधन आपके सामने आ गए। तो आज मान लीजिए हम एआई द्वारा उत्पादित सामग्री का प्रयोग करते हैं, हम स्पष्ट नहीं करते कि ये एआई ने लिखा या आपने लिखा। निश्चित रूप से तो ये अनैतिक कार्य है। तो यहाँ पे मतलब रिसर्च मिसकंडक्ट के नाम से अनैतिक व्यवहारों में जिन व्यवहारों की हमने चर्चा की, ये सारे हैं। तो इनके प्रति हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप ये जनरेटेड पूरा काम नहीं लेना चाहिए, ये इसका सहयोग ले सकते नहीं ले सकते, ये भी आपके सामने सवाल है। निश्चित रूप से ले सकते हैं। मतलब आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपको काफी दूर जाना है, तो आप पैदल जाएं, ये जरूरी नहीं है। आप गाड़ी का प्रयोग करें, कर सकते हैं, गाड़ियों में भी आप बस से ही जाए, ट्रेन से ही जाए, फ्लाइट से ही जाए, वो उस पर निर्भर करता है, दूरी, समय, उन सबका मतलब ध्यान में रखते आप करेंगे। मतलब इसी प्रकार आपको डिजिटल साधनों का निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है हमने पिछले दिनों में एक कार्यशाला की थी, जिसमें हमने डीएच पर बात की थी, डिजिटल ह्यूमैनिटीज पे, और उस पर काफी मांग है, कई लोग फिर से मांग रहे हैं और भी गहराई से उस पे चाहते हैं कि सीखें। तो उस पर जरूर हम कहेंगे। उस पर उस दौरान मैंने आपको स्पष्ट किया था कि आप डिजिटल साधनों का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं, मगर जिस हद तक उनका प्रयोग करना चाहिए वो करें, और जिस हद तक उसके उनके प्रयोग की अनुमति है वही करें। और श्रेय यदि बौद्धिक दृष्टि से जो कुछ जनरेशन है, मतलब जो कुछ उत्पाद है, वो यदि मशीन ने किया है, उसका श्रेय उसी को देना है, आपको नहीं लेना है। यहाँ तक यदि करते रहें तो निश्चित रूप से आपको पता है एसपीएसएस जो सॉफ्टवेयर है, मतलब सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए विशेषकर जो सामाजिक विज्ञानों से संबंधित अनुसंधान कार्यों में करते हैं, वहाँ अनुमति है, वो मतलब उसकी अनुमति है, उसका कर सकते हैं। तो उसका प्रयोग करके वहाँ पे जो परिणाम निकालते हैं, तो वो परिणाम पर जो निष्कर्ष देते हैं वो वहाँ अनुसंधाता दे रहा है, बाकी जो काम है मतलब सांख्यिकीय विश्लेषण वो मशीन से करवा रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पे उसमें देखिए, तो उसमें परिणाम में हेर फेर की जो बात हमने की थी, फॉल्सिफिकेशन, तो वहां मान लीजिए हमने जो डेटा लिया उसमें जो परिणाम आया सामने, उस परिणाम को मतलब कहीं किसी के अनुकूल बनाने के लिए हमने उसके साथ हेर फेर किया, वो भी अनैतिक कार्य है। बस यहाँ पे श्रेय देना और उसका उसी रूप में प्रयोग करना, और उसमें किसी प्रकार से हमें मतलब हेर फेर नहीं करना चाहिए, ये सारे मुद्दे हैं। तो ये अनैतिक मुद्दों को समझने के बाद हम मानव संबंधी, पशु आधारित जो भी अनुसंधान कार्य होते हैं, विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में जो होते हैं, उससे संबंधित भी कुछ मुख्य बातें हम समझे। यहाँ केवल चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्य होते हैं, मानव संबंधी अनुसंधान कार्य। पिछले दिनों में मेरे पास एक विद्यार्थी आया था, उन्होंने कहा सर मैं आपके साथ जुड़कर कोलैबोरेटिव रिसर्च करना चाहता हूँ। मैंने पूछा किस विषय पे काम करना चाहते हैं, उन्होंने विषय बताया।
मैंने तुरंत कहा, मतलब वो सर्वेक्षणात्मक था। मैंने कहा सर्वेक्षण का आपका टारगेट ग्रुप कौन है, सो एंड सो, ठीक है, उन लोगों पर अनुसंधान करने के लिए पहले आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मतलब उनका अपना विवेक था कि ऐसी कोई जरूरत नहीं, मतलब किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तब एक मिनट आप जाइए पीछे, आपके 14वीं सदी के कबीर के पास जाइए। कबीर अनपढ़ था, लेकिन कबीर के पास आपके अनुसंधान नैतिकता से संबंधित पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने कहा जाति न पूछो साधु की। अब साधु की जाति ना पूछिए, कहा किस संदर्भ में, कहा छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। वहां जाति पूछ रहे हैं, कितना सेंसिटिव है जाति पूछना। तो वास्तव में समाज में जाति पूछना आम बात हो गई, लेकिन अनुसंधान में तो नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानव संबंधी अनुसंधान के कार्यों में आप जो भी सवाल करते हैं, वो सवाल उनके लिए कोई दुख पहुंचाने वाले नहीं होना चाहिए, वो सेंसिटिव नहीं होने चाहिए। इसी दृष्टि से मानव और पशु आधारित अनुसंधानों में कैसे अनुसंधान करना चाहिए उसके संबंध में एक तो बेलमॉन्ट रिपोर्ट और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च से संबंधित जो भी दिशा निर्देश है, तो उसके आधार पर देखेंगे तो तीन मुद्दे सामने आते हैं। एक तो व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा उपकार और कल्याण की बात, तो तीसरा न्याय की बात। ये तीनों महत्वपूर्ण मुख्य सिद्धांत है। मतलब हम व्यक्ति का सम्मान करते हुए उनको बहुत स्पष्ट करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, और उससे संबंधित पूरी जानकारी देकर ही उनका सहयोग लेंगे। तो सीधा उनसे कुछ नहीं लेंगे। मान लीजिए हम उनसे आप ब्लड ले रहे हैं, यहाँ पे चिकित्सा के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, सैंपल जो ब्लड ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, तो सिंपल आपने कह दिया कि दे दीजिए, वो देने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनको बताना पड़ेगा कि वो किस लिए ले रहे हैं। और स्वायत्तता, यहाँ स्वायत्तता का मतलब वो चाहे वो मतलब स्वयं निर्णय लेकर जुड़ना हो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते वहां पे। तो यहाँ पे व्यक्तिगत सम्मान वही है अनुसंधान के कार्यों में। तो मतलब वो एक वॉलंटरीली जो है जुड़कर हमें सहयोग कर सकता है अनुसंधान में। तो तब भी हमें पारदर्शी होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम किस कार्य के लिए किस लिए इसका ले रहे हैं। अब दूसरे के लिए यदि लिया वो अनैतिक है, और उनको बताए बिना दूसरा उपयोग उसका किया वो भी अनैतिक है। हम जिस उद्देश्य से जो कुछ लेते हैं उसी उद्देश्य से उसका पालन होना चाहिए। किसी और उद्देश्य से यदि उसका प्रयोग करने जा रहे हैं तब भी फिर उनकी सहमति हमें लेनी जरूरी है। तो इसी प्रकार उपकार और कल्याण की दृष्टि भी हमें रखनी है। और न्याय मतलब विशेषकर जैसे हम जिन प्रतिभागियों का चयन करते हैं कहीं पर भी किसी प्रकार के अनुसंधान में, उसमें भी निष्पक्ष चयन होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका परिणाम अनुकूल बने, आप जैसे चाहते वैसा बनाए, उस दृष्टि से आप चयन करेंगे तो फिर वो नहीं होगा। तो आप देखिए अभी मान लीजिए आपको पता है अभी आगे जो सीजन आने वाला है, मतलब बारिश के खत्म होने के बाद गर्मियों के सीजन में आपको पता आम बिकने लगेंगे। आम मतलब पकाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ केमिकल मिला देते हैं या केमिकल का कुछ लेप कर देते हैं। तो इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए वो नुकसानदायक है। अब जो परीक्षा करने के लिए जाते हैं वो केवल उन्हीं आमों को चयन करते हैं जिन आमों पर कोई लेपन नहीं किया गया। परिणाम मतलब वैसा आ जाता है कि उस पर कोई लेपन नहीं है। तो लेकिन जो बेच रहे हैं मंडी में उन सब पर लेपन हुआ है, लेकिन उनका चयन नहीं किया। यहाँ पे निष्पक्ष चयन, मतलब जस्ट एक उदाहरण के लिए मैंने कहा। यहाँ पे मानव और पशु आधारित अनुसंधान कहा, मैंने फलों का उदाहरण इसीलिए लिया। मानव संबंधी तो हमने देखा है, पशु संबंधी आगे हम देखते हैं। तो पशुओं के प्रति भी हम लोग अनुसंधान कार्यों में जो अन्याय करते हैं वो होना नहीं चाहिए। न्याय को अपनाते हुए हमें कम करना चाहिए। तो अनिवार्य प्रथाओं में एक तो संस्थागत नैतिकता से संबंधित स्वीकृति हमें लेनी है, इसी को कहते हैं आईईसी। आईईसी से संबंधित स्वीकृति लिए बिना मानव संबंधी अनुसंधान कोई भी, यहाँ तक कि आप स्टूडेंट्स पर काम कर रहे हैं, विशेषकर जो एजुकेशन के रिसर्च में करते हैं, जाके स्कूलों में विद्यार्थियों से सवाल पूछकर वो काम करेंगे या टीचर से सवाल पूछकर करेंगे, उसके लिए भी निश्चित रूप से इंटरनल एथिकल कमेटी की, संस्थागत नैतिक समिति की स्वीकृति लेकर, मतलब उनके सामने बताना पड़ेगा आप क्या क्या सवाल करने जा रहे हैं। तो वो समिति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका परीक्षण करें, और उसमें कहीं आपत्तिजनक हो तो उनको रोकें और बाकी करवाएं। तो इस प्रकार होना चाहिए।
और प्रतिभागियों की गोपनीयता का अधिकार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और शोध से बाहर जाने की भी उनको उनका अधिकार है। मतलब शोध में पहले आप वो जुड़ने के लिए तैयार होते, बाद में छोड़कर भी जाना चाहते हैं, वो अधिकार उनका अपना है। तो उसको अनुमति देनी चाहिए, हमें रोकना नहीं चाहिए। और विशेषकर इस संबंध में CPCSE के गाइडलाइंस है, कमिटी फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। तो जैसे मैंने कहा था, पहले मैंने मानव संबंधी और दूसरा फलों से संबंधित कहा था, अब तीसरे पशु संबंधी जो अनुसंधान कार्य है, तो उससे संबंधित जो दिशा निर्देश है उसमें 3R सिद्धांत की बात होती है। एक रिप्लेसमेंट, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रिफाइनमेंट। एक तो रिप्लेसमेंट का मतलब वैकल्पिक विधियों का उपयोग होना चाहिए। मतलब अभी देखिए, हम लोग यहाँ तक कि शिक्षण में आपको पता है कि पहले जब हम लोग छोटे बच्चे थे, उस जमाने में क्या होता था, तो मेढक या अन्य प्राणियों को लाकर उनको काट कर कक्षा में दिखाया जाता था कि उनका अंदर मतलब शारीरिक अंगों का क्या स्वरूप है, कैसे वो काम करते हैं, ये सारे दिखाए जाते थे। अब वैकल्पिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल साधन आने के बाद यहाँ तक कि काटते समय खून निकलता है, वो मतलब सिमुलेशन भी आपको आने की सुविधा आपको बना दी गई है। तो इसलिए आपको जरूरत नहीं कि आप जीवित मेढक को लाकर काटेंगे, तो सीधा एक चित्र में ही आप काट कर दिखाएंगे, और काटते समय भी वैसे ही सेंस आएगा जैसे आप निश्चित रूप से काट रहे हैं, और उससे खून भी निकलता है। मतलब यहाँ कोई वो समस्या नहीं रह गई कि बिल्कुल आप यदि उस वस्तु को, मतलब उस प्राणी को काटते समय जो होता है वो सेंस नहीं आ रहा है, तो ऐसे डेवलप किया गया है कि आज सॉफ्टवेयर्स को, जिससे कि उनको वो पता चल जाए, इसलिए रिप्लेसमेंट संभव है। और रिडक्शन, न्यूनतम संख्या में पशुओं का प्रयोग करना चाहिए। मिल रहे हैं बोल के सारे पशुओं को काटते जाएंगे या उस पर कार्य करते जाएंगे अनुसंधान कार्य, वो भी गलत है। उनको उतना कष्ट नहीं देना चाहिए। और पीड़ा को कम करने के सुगम वातावरण में हमें काम करें, वही रिफाइनमेंट। मतलब हम तो हम अपने पर कुछ प्रयोग करना चाहे तो कितना सोचते हैं, तो उसी ढंग से आपको सोचना चाहिए। उनका भी अपना शरीर है, उनका भी अपना प्राण है। ये तीन सिद्धांत जो आर है, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन और रिफाइनमेंट, ये पशु संबंधी अनुसंधान कार्यों में मतलब नैतिकता के अनुपालन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और समकालीन विज्ञान में नैतिक चुनौतियां, विशेषकर आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो विकसित हो गई है, तो इसमें केवल अभी तक जो मैंने बताया था कि मतलब सामग्री वहां से लेना, दूसरी दृष्टि से भी यदि देखें तो आपको पता है कि आज एआई का जो विकास हो रहा है, मशीन का विकास, मशीन की बुद्धि हम बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम उसके एल्गोरिदम्स जो भी बना रहे हैं उसमें कुछ पक्षपातपूर्ण रवैया हम यदि अपनाएंगे, निश्चित रूप से उससे काफी समाज में, समाज मतलब जहाँ कहीं के नियमों का पालन होना चाहिए वो उसका नहीं हो रहा है, तो वो भी अनैतिक माना जाएगा। तो और दूसरी चीज, जो सामग्री हम मशीन को दे रहे हैं, मशीन में गोपनीयता से संबंधित एल्गोरिदम हम नहीं बना के रखते, तो वो पारदर्शी हो जाते हैं, तो वो पारदर्शिता वहाँ गोपनीयता के लिए विरोधी तत्व है। तो ये सारे मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मतलब पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का पालन करते हुए हम ये संबंधी शोध कार्य हमें करना चाहिए। और दूसरा, जैव प्रौद्योगिकी और जीन अनुसंधान से संबंधित पिछले दिनों में हमने झेला था कोरोना का प्रकोप। तो यहाँ पे विशेषकर इस प्रकार की चीजों को लेकर, तो CRISPR, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के नाम से, जो मतलब जीन संबंधी जो अनैतिक मतलब अनुसंधान कार्य होते हैं उसमें अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, इसी दृष्टि से बताया जाता है। तो इसमें जैव दस्युता मतलब बायोपायरेसी, मतलब आपको पता है कि आप जहाँ कहीं विदेशों के या विदेशी यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपके वीजा संबंधी नियमों में बहुत स्पष्ट होता है कि ये चीजें आप नहीं ला सकते, ये चीजें नहीं ले जा सकते। तो वहां पे आपके वहां के जीन्स या DNA से संबंधित जो भी कार्य है, तो उसमें भी रोक टोक होता है, तो उन सबको ध्यान में हमें रखना पड़ता है। और पेटेंट भी, पेटेंट आपको पता है, पेटेंट वही मतलब हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित होता है पेटेंट।
और इससे संबंधित मतलब ये उनका ये इनका जैसा जो इसमें जो जीन में अंतर पैदा करके भी जो विवाद पैदा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसी दृष्टि से ये अनुसंधान की नैतिकता, जैव प्रौद्योगिकी जीन संपादन से संबंधित सचेतता भी किया जा रहा है। और पर्यावरणीय नैतिकता, आपको पता है कि पर्यावरण में क्या हमारे लिए अनुकूल है, क्या अनुकूल नहीं है। अब प्लास्टिक, आपको पता है कि प्लास्टिक नुकसान करता है, बताया जाता है, फिर उसी प्लास्टिक में आपको सारी चीजें परोसी जाती है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे फिर कह देते कि ये प्लास्टिक आपके लिए हानिकारक नहीं है, प्लास्टिक आपके लिए हानिकारक है। आपके लिए हानिकारक हानिकारक जो नहीं है वो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, तो फिर उसके प्रति फिर हमारी क्या जिम्मेदारी। तो मतलब यहाँ पे अनुसंधान संबंधी जो भी नैतिकता का पालन करते हुए यदि करेंगे, तभी जाकर पर्यावरण जो बचा सकते हैं। अन्यथा जलवायु परिवर्तन के कारणों में जो भी बता रहे हैं कि इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, तो लेकिन उसमें यदि सत्य निष्ठा का पालन हो तभी जो है लोकहित होगा, ये एक दृष्टि है यहाँ पे। और डिजिटल युग की नैतिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जैसे मैंने कहा था कि हम लोग डिजिटल साधन जो भी विकसित किया है कि वो हम कार्यों में गति लाने, कार्यों में गुणवत्ता लाने और कार्यों को आसान बनाने, जैसे बड़ी मात्रा में कार्य हमें करना है, तो आपके सामने 10,000 पन्नों में डाटा जो है उसकी गिनती करनी है, तो वो करने में आपको 10 साल लग जाएगा। वो काम मशीन को देंगे, 10 मिनट में मशीन निभा सकता है, क्योंकि उसकी गति ज्यादा है और उसका मतलब उसका जो भी परिणाम निकालता है वो भी स्पष्ट परिणाम निकालता है। तो इस दृष्टि से मशीन का वहां प्रयोग करते हैं। एक अनुसंधाता के रूप में आप उसका सहयोग ले रहे हैं, उसकी मदद लेकर आप कार्य कर रहे हैं, वहां तक उसकी अनुमति है, लेकिन पूरा का पूरा आप उसी से कार्य करवा के और उसको श्रेय नहीं देंगे, वो गलत है। तो डाटा संग्रहण में फिर दूसरी चीज की हमें सुरक्षा, डाटा सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसी को साइबर सुरक्षा के रूप में भी हम मानते हैं। और ये सारे मुद्दे भी इसी दृष्टि से डिजिटल युग में नैतिकता के पक्ष में आ जाते हैं। तो कुछ मुद्दे पहले भी हमने बीच बीच में बात की है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ। चूंकि हमारे समक्ष दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है पब्लिकेशन एथिक्स, तो प्रकाशन नैतिकता का जो मुद्दा है, तो इसमें भी लेखकत्व निर्धारण से संबंधित ICMJ, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स ने जो लेखकत्व निर्धारित करने के लिए जो मानक उन्होंने बताए हैं, तो वो 4 मानक क्या है पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहला एक है कि महत्वपूर्ण बौद्धिक योगदान, दूसरा मसौदे का लेखन और संपादन, तीसरा अंतिम संस्करण की स्वीकृति, चौथा जो है सामग्री की सत्यता की जिम्मेदारी। यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल्स एडिटर्स, उनकी वेबसाइट में आप जाएंगे तो उसमें जो कुछ नियम है उन नियमों का ये सार है, 4 मानकों का बात यहाँ पे मैंने उसके आधार पर बनाई है। तो ये पहले अंग्रेजी में भी बनाया था, उससे लेकर अभी उसका मैं हिंदी में आपको सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो बौद्धिक योगदान, जैसे हमने देखा था यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब मैंने कुछ काम किया, मेरे साथ मिलकर और 2 लोगों ने काम किया, तीनों ने कितना योगदान दिया, किसका कितना बौद्धिक योगदान है। यहाँ तक कि मान लीजिए आप अखबारों में देखते हैं, तो जहां एक साथ अखबारों में, यहाँ तक कि अनुसंधान पत्र पत्रिकाओं में भी जो देखते हैं आप, तो उसमें एक साथ कई सारे अनुसंधाताओं के नाम आते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आना चाहिए, जिसका ज्यादा योगदान है उसका वो आना चाहिए, उसके बाद बाकी का आना चाहिए। और उसमें यदि वे लोग जब एक साथ प्रकाशन के लिए जा रहे हैं उनके सारे नाम डालकर, तो उनके बीच में एक समझौता स्पष्ट होना चाहिए कि किसका कितना योगदान है और किसको कितना श्रेय लेना है, उस दृष्टि से ही उसको देना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता तभी जो है कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जैसे मैंने उदाहरण पहले दिया था कि जब मान लीजिए कोई पुरस्कार मिल रहा है, तब कोई लेता है जिसका नहीं है, या मतलब जिसका बड़ा योगदान नहीं वो ले रहा है, तब भी आपत्ति उठती है। दूसरा, मान लीजिए कि उस पर ये इल्जाम लगा है कि वो चोरी है, तो मतलब उसमें प्लेजरिज्म हुआ है, तब बाकी दोनों हटना चाहेंगे, एक को कह देंगे कि ये पूरा काम उनका है। तो जबकि उनका नाम तीसरे में है, पहला दूसरा जो नाम है
वो कहेंगे कि ये काम हमारा नहीं। जब उनका नहीं था तो नाम ऊपर नहीं लेना था उनका अपना, और उसमें जुड़ना ही नहीं था जब वो चोरी का काम है। तो चोर के साथ जुड़ गया, चोर को आश्रय दिया या चोर के साथ मिलकर काम किया, आप भी चोर हैं। तो वही होता है यहाँ पे। तो इस दृष्टि से यहाँ पे ICMJ के जो मानक हैं, इससे संबंधित लेखकत्व निर्धारण से संबंधित मानक, तो उसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, मसौदे का लेखन और संपादन जो भी करते हैं उसमें भी ये ध्यान हो, तो किसने लिखा, लेखन किसने किया। आपको पता है भारतीय संविधान का लेखन किसने लिखा है, तो वो श्रेय उनको हम दे रहे हैं। तो वहां स्पष्ट है इन सबने किया, ठीक है सबने किया, लेखन किसने किया, किस रूप में, किन्होंने मसौदा बनाया संविधान का, वो स्पष्ट है। तो ये इस प्रकार यहाँ पे अनुसंधान से संबंधित जो परिणाम सामने आते हैं, जिसका प्रकाशन हम करते हैं, उसमें इस बिंदु को, इस मानक को ध्यान में रखना जरूरी है। उसी प्रकार अंतिम संस्करण की स्वीकृति और सामग्री की सत्यता से संबंधित जिम्मेदारी, इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ICMJE ने इससे संबंधित जो ढांचा प्रकाशित किया उसमें CIPO की बात आती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। एक सी क्या है, सी का मतलब कंजीलमेंट, दूसरा आई का मतलब इन अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स, तीसरा पी मतलब पी हैकिंग, अभी जिसकी हमने बात की थी, पब्लिकेशन बयास, और चौथा जो है ओवर इंटरप्रिटेशन, अति व्याख्या। मतलब ये तीनों से बचना चाहिए, ये सारे अनैतिक माने जाते हैं। कंजीलमेंट मतलब कोई किसी बात को छिपाना ही नहीं चाहिए, पारदर्शी होना, वह स्पष्ट है पहले जिस शब्द का मैंने प्रयोग किया। और जहां गोपनीयता रखनी है वहां गोपनीयता रखनी है, बाकी तो वहां पारदर्शी होना है। और इनअप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स मतलब अनुचित प्रोत्साहन भी नहीं लेना चाहिए, ये है। तो जब अनुचित प्रोत्साहन मतलब कोई मतलब अनुसंधान कार्य के लिए हमें कोई श्रेय दे रहे हैं, मान लीजिए आप भारत सरकार का जो JRF योजना है, JRF योजना के तहत आप पैसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं कि मतलब आप क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो भारत सरकार की ओर से आपको दिया जा रहा है। इतना लेने पर जरूरी नहीं कि आप किसी के पक्षधर होकर बात करेंगे। तो यहाँ पे वही है अनुचित प्रोत्साहन का मतलब, अब यहाँ पे मान लीजिए बाहर कोई उत्पादक है, अपने उत्पाद के बारे में अनुसंधान करवाया, तो जैसे इसका उदाहरण पहले मैंने दिया था, दोहराव की यहाँ जरूरत नहीं, तो उसमें हम उनके पक्षधर होकर काम करेंगे। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हमें आर्थिक या कोई अन्य लाभ दिया, उसकी वजह से उनके पक्ष में हम बात करने लगे, उसका नुकसान दूसरे पक्ष को हो रहा है। और यहाँ पे डाटा संबंधी भी वही है, पी हैकिंग और प्रकाशन पक्षपात वो नहीं होना चाहिए, और ओवर इंटरप्रिटेशन भी नहीं होनी चाहिए, अति व्याख्या या अधिक दावा भी नहीं होना चाहिए। और पीर रिव्यू जो सहकर्मी समीक्षा की जो बात कही जाती है, तो उसमें एथिक्स क्या है, उसका पालन क्या होना चाहिए। गोपनीयता, जैसे आपको ब्लाइंड पीर रिव्यूड बात कही जाती है। व्हाट इज ब्लाइंड पीर रिव्यू, मतलब वहां स्पष्ट होना चाहिए कि एक आलेख मेरे पास आया, ये आलेख अमुक का है, मेरे मित्र का है, मैं क्या कहूंगा उसको पढ़े बिना, तो आलेख सही है कह दूंगा, आलेख छाप देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, तो आलेख की गुणवत्ता परखे बिना मैंने उसके पक्ष में निर्णय दे दिया, ये मानव सहज है। तो कोई अपने मतलब मित्र के या अपने सगी संबंधियों के पक्ष में यदि जा रहा है, वो गलत है, लेकिन तो वैसे कर देते हैं। तो इसलिए वहां गोपनीयता का मतलब बने बनाए रखने के लिए ब्लाइंड पेयर रिव्यू सिस्टम है। तो ये ब्लाइंड पेयर रिव्यू सिस्टम का पालन होना ही चाहिए पत्र पत्रिकाओं में, विशेषकर अनुसंधान पत्रिकाओं में। आपको पता है कि अनुसंधान पत्रिकाएं आजकल जिसको आप प्रीडेटेड जर्नल कह रहे हैं, वे आपको सीधा चिट्ठी भेजते हैं, आप आज आलेख भेजिए, कल छाप देते हैं। अब आलेख आज भेजा, कल छापने के लिए उनके पास कोई ऐसे मशीन जैसे आदमी नहीं है जो कि उसको पढ़कर बताएं कि इसमें कोई चोरी का माल नहीं है। तो वहां पे वो एक गलत है, प्रीडेटर जर्नल्स आपको मतलब पीर रिव्यू का प्रोसेस ही नहीं अपना रहे हैं, उसमें नहीं बता रहे। और दूसरा, आपको आजकल वो भी पता है कि कई सारे फेसबुक में ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगे, आपकी तरफ से हम लिख देंगे, वो तो हो गया घोस्ट राइटिंग। तो मतलब आपने बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाया, उन्होंने कर दिया। और तीसरा, जैसे हमने देखा अभी तक जो भी जनरेटिव AI टूल्स हैं, ये सारे आपका काम वो करके देते हैं, तब भी आपको श्रेय उनको ना देके आप अपना मानेंगे, वो भी गलत है। तो यहाँ पे पीर रिव्यू से संबंधित एथिक्स में
तो ये जो तीन बिंदु है, गोपनीयता, निष्पक्ष मूल्यांकन और हित संघर्ष से बचाव। तो हित संघर्ष मतलब अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात की थी, और निष्पक्षता मतलब जैसे पहले ही मैंने बताया कि कहीं किसी के पक्ष में ना होके, वो यदि आलेख जो भी अनुसंधान कार्य जो भी है, तो उसमें अनैतिकता है या कोई चीज स्वीकृत नहीं है, तो उस पर निर्णय हमें निष्पक्ष होकर देना है। तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, आपको पता है जैसे मैंने कहा था, एक परसेंटेज को लेकर जो बात है, यूजीसी ने 10%, और इंस्टीट्यूशनल भी अपना अपना लगा देते हैं किस लेवल में कितना अनुमति है। मतलब समानता, यहाँ समानता का मतलब जो आपको पता है कि ये प्लेजरिज्म चेकिंग से संबंधित जो भी टर्निटिन हो, उरकुंद हो, ड्रिल बिट हो, ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर्स है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर वाले पहले कहते थे एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, आजकल वो लोग वो शब्द को वापस ले चुके हैं। वे लोग नहीं कह रहे हैं कि एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, वो कहते हैं कि सिमिलरिटी चक्कर कहते हैं। सिमिलरिटी चक्कर का मतलब वो कितना मिलता जुलता है दूसरों से, वो बताएंगे। अंतिम निर्णय जो है विद्वान को लेना है। विद्वान मतलब जो भी अनुसंधान से विषय से संबंधित जो भी विशेषज्ञ है, उनको उस पर निर्णय देना है। तो और पैराफ्रेजिंग मतलब जो भी शब्दों का प्रयोग है उसको बदल के, अपने शब्दों में बदल के जब लिखते हैं, तो उसमें कितना ऐसा कर सकते, कितना नहीं कर सकते, और संदर्भ देना नहीं देना, ये सारे अनैतिक कार्यों की जो बातें अभी तक हमने की है, उसी का सार यहाँ पे मतलब यूजीसी हो या अन्य ऐसे जो भी अभिकरण है, उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, तो उनका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए, उसी दृष्टि से ये बात। और प्रकाशन नैतिकता में जो अक्सर आप सुनते एसपीपीयू, ये क्या होता है एसपीपीयू? तो एक तो सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है, मतलब शोध को टुकड़ों में प्रकाशित करना। शोध, समग्र शोध को टुकड़ों में प्रकाशित करने का मतलब क्या हो जाता है कि वहां पे कहीं आप किसी चीज को उसके साथ समग्रता के साथ नहीं दिखा रहे हैं, तो उस वजह से भी लोग नुकसान संभव है कहीं कहीं। इसको आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मतलब साहित्यिक अनुसंधान छोड़ दीजिए, बाकी अनुसंधानों में तो समग्र रूप से जब प्रस्तुत करते हैं कि क्या होता है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। वो ना हो कि आप टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हैं, कि आपने कह दिया किसी उत्पाद के बारे में, जैसे इसका उदाहरण मैंने दिया था, ये 100% बेहतर उत्पाद आपने कहा, लेकिन आपने नहीं कहा ये इसका गुणवत्ता इसकी ठीक नहीं है, इसके अंदर इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक नहीं है। ये सारे बातें आपके समग्र अनुसंधान में सामने आ गई थी, तो उसको एक साथ प्रकाशित करते तो सही होता, लेकिन आपने क्या किया, केवल इसके बारे में लिख दिया कि ये बहुत गुणवत्तापूर्ण है, तो वो गलत हो जाता है। मतलब कोई भी हो, यहाँ उदाहरण दिया मैंने। और प्लेजरिज्म तो आप समझ ही चुके हैं, प्रीडेटरी पब्लिकेशन जो भी है, अभी जैसे मैंने कहा पत्र पत्रिकाएं, यहाँ हिंदी शब्द में भक्षक इसलिए लिखा था, फर्जी तो है ही, भक्षक मतलब वो पैसे खाकर आपका काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वास्तव में अभी आपको जो भी चल रहा है दुनिया में, पब्लिकेशन चार्जेस वगैरह वगैरह वगैरह, तो निश्चित रूप से वहां काम करवा रहे हैं, काम करने के लिए उनको पैसे लग रहे हैं, तो वो पैसे संस्थाओं को जो अनुसंधान करवाते हैं उनको देना भी चाहिए। ऐसा ना देकर आप कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वहां पे कोई अनैतिक दृष्टि से ही आप पैसे दे रहे हैं। पैसे लेने वाला देने वाला दोनों गलत काम ही कर रहे हैं वहां पे। और अनएथिकल प्रैक्टिसेस कई प्रकार के हैं, तो हमने पहले भी देखा है, तो उन सबको मिलाकर एसपीपीयू कहा गया। तो सलामी स्लाइसिंग, प्लेजरिज्म, प्रेडेटरी पब्लिकेशन, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ये सारे रोके जाना चाहिए। और रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स के लिए ये जरूरी है कि हम उन पर रोक लगाएं। और जैसे मैंने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिक होना चाहिए, और विज्ञान क्षेत्र हो और अन्य मानविकीय और सामाजिक विज्ञान और अन्य किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान हो, वो विश्वसनीय होना चाहिए, और सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए नैतिक आचरण का पालन करते हुए हमें अनुसंधान करना चाहिए। हमारे अनुसंधान कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए, हम निष्पक्ष होकर काम करें और अपने उत्तरदायित्व का सही सही हम पालन करें। नैतिक उपेक्षाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तभी जो है हमारा अनुसंधान लोक हित में होगा। और तकनीकी प्रगति और अंतर विषयक शोध जो भी हो रहा है अभी, तो उसमें हमें नैतिकता की साक्षरता जरूरी है, उसी दृष्टि से ये विषय अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ नैतिकता संबंधी साक्षरता में मतलब बस आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट ही बताया गया, बाकी आपको अपने विवेक के साथ
समझना चाहिए कि एक कार्य सही है या गलत। तो मैंने क्या किया, मैंने कोटेशन में डाल दिया, तो पूरा का पूरा जो ले लिया, बोल देते हैं कोई विद्यार्थी क्या करते हैं, एक पूरा पन्ना ले लेते हैं, एक पूरा पन्ना कोटेशन में डाल देते हैं। तो ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, सबसे पहली बात। तो आपको इसमें यूजीसी की नियमावली में उतनी स्पष्टता नहीं है, कहीं कहीं किसी पत्रिकाओं में आप देखिए जरूर, आप अनुसंधान पत्र पत्रिकाएं जो भी हैं तो उसमें देखिए उनके नियम क्या है। ऐसे 10 पत्र पत्रिकाओं के नियम आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कितना वो अनुमति दे रहे हैं। कहीं कहीं कुछ मेरे पास चिट्ठियां आती हैं, आप एक लेख लिखे हैं, वो लिख देते हैं कि सीधे संदर्भ, मतलब सीधे के सीधे यथावत पंक्तियां जो उतार के आप लिख देंगे, तो ऐसे 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तब क्या हो गया, तो आपको विचार लेंगे, विचार के लिए केवल वो शब्द लेंगे, और शब्द लेकर कोई यहाँ कोई बिंदु लेकर बात करते हैं, उसका श्रेय उनको देते हैं। तो वहां अपने शब्दों में लिखते हुए उस विचार की बात वहां स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन यथावत यदि उतार देंगे तो उसके लिए अनुमति कहीं 5% दिया है, तब भी आप पन्ने पन्ने उतार रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। मतलब यहाँ स्पष्ट यही करना चाह रहा था मैं कि आज अनुसंधान की दृष्टि से जो कार्य है उसमें हम अक्षर ज्ञान मतलब नैतिक साक्षरता हासिल करते हैं, तो वहां ये स्पष्ट हो जाए कि जैसे मैंने कहा ना कि अपना अनुसंधान का परिणाम पहले प्रकाशित हो चुका, पूरा पुनः मैं प्रकाशित करता हूँ, वो प्लेजरिज्म है। इसमें इतनी सेंसिटिविटी है कि अपना ही कार्य का अधिकार अपने पास नहीं है, तो वहां स्पष्ट हो जाना चाहिए दूसरों के कार्यों का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें सेंसिटिव रहना है। तो इसमें ऑथरशिप से संबंधित जो भी इश्यूज है, तो उससे संबंधित मैंने अपनी पुरानी, मैंने सोचा कि मैं कम बोलने जाऊंगा तो पुरानी प्रस्तुति को वैसे ही कुछ रखा था मैंने। यहाँ पे कोप, वेम, आईसीएमजी, ये सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस है, इनके अपने एथिकल प्रैक्टिसेस जो भी है, तो उनके हमने चर्चा की थी। यहाँ पे जो कोप है, तो इसने जो भी शर्तें रखी है, तो उसकी वेबसाइट में publicationethics.org में आपको इनसे संबंधित सारे नियम मिल जाएंगे। और दूसरा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स भी है, तो उनकी नियमावली भी आपको मिल जाएगी, उन्होंने जो जो शर्तें जारी किए हैं। और उन्होंने प्रोफेशनलिज्म कोड कंडक्ट को लेकर उसमें कई सारे दस्तावेज रखे हैं। और उसी प्रकार इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल्स एडिटर ICMJE, तो उनके शर्तों पर भी हमने बात की है। ये तीनों जो भी संस्थाएं हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ अंग्रेजी के एक आध स्लाइड्स जिसपे मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं आपको, चूंकि उनसे चर्चा पहले कर चुका था, वो स्लाइड्स ये सिंथिया आर किंग एथिकल इश्यूज इन राइटिंग एंड पब्लिशिंग से संबंधित है, तो उससे मैंने लिया था। तो अब हम अंत तक पहुंच चुके हैं, कोई भी आपकी जिज्ञासा है तो यहाँ पूछ सकते हैं।